जैसा कि दोस्तों 29 अगस्त को आप सभी का कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आपका जो लोक शिक्षा संचालय एमपी बोर्ड द्वारा आपका कक्षा 11वीं का फिजिक्स का प्रश्न बैंक है, इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेना है। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो होने वाली त्रैमासिक परीक्षा के फिजिक्स के पेपर में आप 70 में 70 नंबर लाएंगे, क्योंकि पूरा के पेपर में क्वेश्चन आपके इसी से आपके रहने वाले हैं। इसलिए मैं आपको क्या है कंप्लीट प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन तैयार कराने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। तो क्रम से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे देख लेते हैं। आपका जैसे ब्लूप्रिंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में 5 अध्याय आने हैं। ओके, सभी अध्यायों को जो वस्तुनिष्ठ हैं आपके उनको मैं आपको बता दूंगा 2 वीडियो में। ओके, इसके बाद में आप कहेंगे अगर कि क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दीजिए तो फिर आपकी 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की जो हर अध्याय में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका भी मैं आपको सॉल्यूशन के साथ अगर बता दूंगा। अगर आपका क्या है सपोर्ट रहता है तो अपनी तरफ से क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो बहुत हाई चांस है कि जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में पेपर आए इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको क्या है सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने आपको कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का संपूर्ण आपका प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, 3 वीडियो में टोटल मैंने आपको सॉल्यूशन कवर करा दिया है। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर तीनों वीडियो देखकर हिंदी को कंप्लीट कर लीजिएगा। देख ले पहला अध्याय दोस्तों हमारा मापन एवं मात्रक, इसे देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहला देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मूल राशि है। ओके, देखिए मूल राशि आपकी 7 होती है। ओके, तो इसमें आपके चाल आवेग बल ये सब क्या है मूल आपकी राशि नहीं है। ओके, ताप है जो आपकी ताप एक क्या है मूल राशि है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक जो किसी के सहारे हो, तो यहां हम देखते हैं तो जो आपका व्युत्पन्न मात्रक में आएगा वो हो जाएगा न्यूटन। ओके, न्यूटन आपका क्या व्युत्पन्न मात्रक है। बाकी किलोग्राम, मीटर, कैंडेला, ताप ये सब आपके मूल मात्रक में आते हैं, मूल राशि में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक नहीं है तो आपका मीटर भी है, केल्विन भी, एम्पियर भी है, लीटर है आपका, ये क्या है मूल मात्रक नहीं है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा अभी हमको दिए संख्या, इसमें सार्थक अंकों की संख्या में बतानी है। तो सार्थक अंक देखें तो 1 और 2 सार्थक अंक है। ओके, क्योंकि आपके इस संख्या के आगे जितने भी जीरो होते हैं उसका महत्व तो होता नहीं है। ओके, तो फिर आपके अंक के लिए बाद के जीरो का महत्व तो आपके 2 यहाँ सार्थक अंक हो गए, तो यानी आपका यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इन संख्याओं का आपको योग करना है और सार्थक अंकों को योग करना है, मतलब दशमलव आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे जैसे आप ओके, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका रहने वाला है ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विमीय रूप से सही संबंध है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ देख रहा था तो अभी ये दोनों लग रहे हैं। ओके, विमीय रूप से सही संबंध है ये और ये दोनों, कंफ्यूजन है तो कुछ ना कुछ मिसप्रिंट होगा आपको। ओके, इसका नेक्स्ट है यदि आपका संवेग पी है, लंबाई एल है तो समय टी है, मूल राशियों माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र आपका होगा। तो यहाँ आप निकालेंगे तो ऊर्जा का जो आपका विमीय सूत्र आएगा आपका ये आएगा आपका पी एल और टी इनवर्स। ओके, इसका नेक्स्ट है यदि पी क्यू आर ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र भिन्न है, निम्नलिखित में सही संयोजनों में से किसमें कोई सार्थक राशि व्यक्त नहीं है। देखिए, तो ये यहाँ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां होती हैं। ओके, जब सॉल्व होते हैं तो ना ही एक अगर आपकी क्या है भिन्न भौतिक राशियां हैं तो वो क्या है ना आपस में जुड़ती हैं ना ही घटती हैं। ओके, ना ही एक साथ एक समान आपकी असमान। ओके, तो ना एक साथ आपकी क्या है जुड़ जाती हैं पहली बार में। ओके, तो ना ही घटती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका ये हो जाए तो ये आपका सार्थक नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि अगर भौतिक राशियां होती हैं ओके अगर असमान है तो वो क्या है ना घटती है ना जुड़ती हैं। तो यहाँ लेकिन पहले ही घटा दिया जा रहा है, पहले ही यहाँ घटा दिया जा रहा है, जबकि बाकी में नहीं है। तो ये आपका होना चाहिए, ये आपका सार्थक राशि नहीं है। ओके, भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। तो आपका तनाव और पृष्ठ तनाव का जो विमीय सूत्र आप देखेंगे तो वो समान नहीं है, बाकी इन सबका क्या आपका समान आएगा। ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति देखने वाले हैं। पहला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10 मीटर की होता है। तो ये कितना होता है 10 की घाते -6 मीटर क्यूब आपका होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 1 सेकंड में मीटर चलेगी। 1 सेकंड में दोस्तों आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 5 मीटर आपकी चलेगी। बल का विमीय सूत्र है, तो बल का विमीय सूत्र होता है mL की पावर -2। 1 किलोग्राम आपका स्क्वायर सेकंड इनवर्स है, आपका सेकंड की पावर आपको -2 है। तो इसमें आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, तो 10 की घाते -7, 10 की घाते -7। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका 1 नैनोमीटर है, 10 मीटर के बराबर होता है, 10 की घाते -9 मीटर के बराबर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आवेश का विमीय सूत्र है। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT
और चाहे तो आप फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि m इसमें रहता नहीं है तो m0 L0 हो जाएगा, t रहेगा और e रहेगा, तो ये आप लिख सकते हैं। बाकी ये भी लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा 80 में भी। अब साथ देख लेते हैं, सभी शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, शून्यतर यानी जो शून्य ना हो, जो शून्य ना हो यानी 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, सब सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने पर दशमलव कहाँ लगा, इसका महत्व होता है, तो बिल्कुल होता है भाई, दशमलव पूरा डिसाइड कर देता है। ओके, अगर जो आपके दशमलव पूरा डिसाइड करता है, अगर 0 जैसे हैं तो 0 दशमलव के पहले वाले 0 हैं तो उनका महत्व नहीं होता, दशमलव के 0 अंक के लग रहे हैं आपके, दशमलव के बाद अगर 0 आ रहे हैं किसी नंबर के बाद तो उनका महत्व बढ़ जाता है, तो ये पूरा दशमलव का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ओके, तो इसलिए आपका क्या ये सत्य हो जाएगा। ओके, ऐसे किसी मापन में भिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन में शेष सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। ओके, इसमें नेक्स्ट है हमारा, विमीय संगति किसी समीकरण के सही होने की गारंटी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि विमीय जो होता है हमारा, विमीय एक संतुलन तो बताता है लेकिन बिल्कुल समीकरण बिल्कुल सही, इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। कैंडला किस राशि का मात्रक है, जो आपका कैंडला है वो आपकी ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ये हो जाएगा ज्योति तीव्रता। रेडियन किस राशि का मात्रक है, तो ये आपके घन कोण का मात्रक है, तो हो जाएगा घन कोण। मोल किस राशि का मात्रक है, तो पदार्थ की मात्रा का, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। अब बल के जो मात्रक हमारा न्यूटन है इसको मूल मात्रकों के रूप में लिखना है, तो आपका किस प्रकार से लिखेंगे। ओके, तो हम जैसे बल बराबर क्या जानते हैं, जैसे हम बल बराबर जानते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, तो आपका हो जाएगा एम ए, इसमें आपका आ जाएगा एम, एक त्वरण को हम लिखते हैं v/t, v को भी हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/t², v का हो जाएगा एक और t है तो t² हो जाएगा, बस ये आपका बन जाता है। इसका लेकिन हमें क्या लिखना है, मात्रक लिखना है, तो m का हो जाएगा आपका किलो, आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, क्या रहा, सेकेंड स्क्वायर, ये आपको किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एम्पियर तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है, तो इसमें जो आपका एम्पियर है ये आपका क्या है, मूल मात्रक है। ओके, एम्पियर आपका मूल मात्रक है, जो कि न्यूटन का व्युत्पन्न मात्रक है। क्लियर है, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पहले अध्याय के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दी, दूसरे अध्याय के वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। अभी तो हम क्या पूरे वस्तुनिष्ठ कवर करेंगे, फिर आगे आप सपोर्ट रहता है। ओके, तो मैं आपको क्या फिर क्वेश्चन आंसर भी आपके कंप्लीट करा दूंगा, और एक क्वेश्चन हिंदी का आप देखिएगा वीडियो में, क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन बताया समझाया है, इसी वजह सब मैं कवर करा दूंगा, बस आपको क्या सपोर्ट रहता है। अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखने वाले अध्याय 2 हमारा सरल रेखा में गति, इसके हम वस्तुनिष्ठ कवर कर लेते हैं। तो पहला जैसे हमारा स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो स्थिति समय ग्राफ हमारा वेग को क्या है, प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, इसका अर्थ है अगर जो स्थिति समय ग्राफ जैसे हम बना रहे हैं, या आपके यहाँ स्थिति हम ले लेते हैं, यहाँ दोस्तों हम क्या समय ले लेते हैं। ओके, तो समय के साथ अक्ष की समांतर रहती है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा कि वस्तु एक समान वेग से क्या गतिशील है। ओके, आगे देख लेते हैं। वेग और समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है, तो ये हमारा क्या दर्शाता है, इसलिए दर्शाता है दूरी को। ओके, विस्थापन को कहते हैं, लेकिन विस्थापन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूर आपका दूरी होनी चाहिए। ओके, फिर एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यदि भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में ले जा रहा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है, तो ये क्या है, कभी भी नहीं होता है। ओके, तो डी नंबर का राइट आंसर होगा। रेगिस्तान की पूर्ति चाल का मात्रक है, तो चाल का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, तो चाल का दोस्तों आपका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ओके, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक समान कहते हैं। ओके, एक समान गति। नेक्स्ट है, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक है, तो जब सेकेंड इनवर्स, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक सेकेंड इनवर्स।
वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विस्थापन। समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, समय के सापेक्ष अगर वेग में वृद्धि हो रही है तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा त्वरण कहलाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। 77 देख लेते हैं। ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है, तो ये दोस्तों को क्या है, सत्य हो जाएगा। फिर क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। यदि त्वरण का चिन्ह ऋणात्मक है तो निश्चित ही वस्तु की चाल कम हो रही है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, जरूर नहीं कि ऋणात्मक चिन्ह है तो वो यही प्रदर्शित करे कि उसकी चाल क्या कम हो रही है। यदि किसी क्षण वस्तु का वेग 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका त्वरण भी 0 हो, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। विराम या गति अवस्था सदैव सापेक्ष होती है, तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य है। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन 0 होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूरी तो आपकी रहती है इसमें, लेकिन विस्थापन आपका क्या 0 रहता है। VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को हम त्वरण प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि यदि हम किसी दूरी से प्रदर्शित करेंगे विस्थापन से, त्वरण से प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है, इसे आपको क्लियर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है 77। अब एक शब्द एक बार में हम उत्तर देख लेते हैं। तो पहला हमारा, किसी वस्तु की गतिशील कब कहते हैं, किसी वस्तु को हम गतिशील कब कहते हैं, तो सिंपल है, जब समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी वस्तु की में समय के साथ, अगर वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु क्या गतिशील है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, यदि वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। ऐसे किसी वस्तु को स्थिर कब कहते हैं, तो सिंपल है कि जब वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो तो हम कहेंगे वस्तु स्थिर है, और समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो हम कहेंगे गतिशील है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारा, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो होता है 0 होता है। त्वरण ऋणात्मक होने की स्थिति समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा है, तो हमें कैसा प्राप्त होता है, ये हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने में पर उत्पन्न विस्थापन कितना होता है, तो कितना विस्थापन होता है, 0 होता है। ओके, अब देखिए वही रिपीट हो चुका है, यहाँ भी एक ही पूछा गया था, यहाँ भी पूछा जा रहा है। ओके, तो एक वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो ये हमें क्या व्यक्त है, हमारा विस्थापन व्यक्त करता है, तो ये विस्थापन व्यक्त करता है। नेक्स्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति, तो इसे क्या है समझाया जा रहा है, ये बस है अपनी। ओके, एक में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये बस इस पर से जा रही है, किसके लिए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की से। ओके, अब एक स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है। ओके, स्टेशन पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो उसके लिए वेग कितना होगा, इसके लिए ये इसके लिए वेग कितना होगा, तो सेम उतना ही होगा जितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन किस दिशा में जा रही है, ये जा रही है उत्तर दिशा में, तो इसके लिए उसको लगेगा इस अंदर व्यक्ति बैठा हुआ उसके लिए क्या है, ये लगेगा उसे किस दिशा में बैठा हुआ, दक्षिण दिशा में। ओके, तो दक्षिण, तो आपको लिखना है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, लेकिन किस दिशा में लगेगा, दक्षिण दिशा में। ओके, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, जो स्टेशन में व्यक्ति बैठा हुआ है वो किस गति से या उसका क्या वेग रहता है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। लेकिन ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसको क्या लगेगा कि वो व्यक्ति क्या दक्षिण दिशा में जा रहा है। ओके, जैसे आप भी बस में जाते होंगे तो जो आपके पेड़ वगैरह मिलते होंगे आपको, ओके, तो आपको लगता है पीछे की ओर जा रहा है, बस क्या जब आगे की ओर जाती है तो आपको लगता है कि जो आपके अगल बगल मिलते हैं बस के बाहर, वो आप सब आपको क्या पीछे जाते हुए दिखते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे सहयात्री यानी उसकी साथ ही ट्रेन में उसी के साथ जो व्यक्ति बैठा हुआ उसकी सीट में बैठा हुआ है, उसके लिए वेग कितना होगा, तो उसके लिए वेग क्या है, 0 होगा, क्योंकि वो उसका सहयात्री उसी के साथ बैठा हुआ है। जैसे आप बस में जा रहे हैं, एक सीट में आप बैठे हुए और आपका मित्र बैठा हुआ है, तो आपका मित्र क्या आपको गतिशील दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपके साथ ही यात्रा कर रहा है। लेकिन अगर आपका जो बस के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो आपको क्या गतिशील आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से एक उदाहरण लिखिए, जब किसी वस्तु द्वारा तय दूरी अशून्य हो परंतु उसका विस्थापन शून्य हो, तो वही हो जाएगा कि हमारा क्या व्यक्ति मार्ग में चक्कर लगाना, व्यक्ति मार्ग में चक्कर लगाते हैं तो विस्थापन हमारा शून्य होगा, जबकि दूरी हमारी क्या है, अशून्य होगी। ओके, और ये मैं आपको ये ऑब्जेक्ट कई बार यहाँ भी चुका है, जैसे एक ये आपका यहाँ भी देखिए आ चुका है कि व्यक्ति गति में चक्कर पूर्ण होने पर विस्थापन कितना होता है, शून्य होता है। यहाँ भी देखिए आपको बताया था, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, तो उदाहरण आपका क्या लिखना है, व्यक्ति मार्ग में चक्कर लगाने पर आपको जो विस्थापन शून्य होता है लेकिन दूरी क्या आपकी है, अशून्य होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे अध्याय 2 के भी वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाते हैं। तो अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए।
लिए हैं। एक और वीडियो आएगी तो उसमें अध्याय 3, 4, 5 रह जाते हैं, उनका हम कवर कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर कहेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपको कवर करा दूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं क्रम से आपको क्या है पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। और इससे पहले हिंदी का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया है प्रश्न बैंक का, तो आपको क्या है चैनल पर जाकर या प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।